11 स्वर के अलावा ये दो क्या हैं जो नीचे, इनकी पहचान क्या है, इनको क्या कहा जाता है? क्या पढ़ा था हमने कल? ये दो क्या हैं? फटाफट आंसर करके बताओ कि इन दोनों को क्या कहा जाता है। 11 स्वर हैं और इन 11 स्वरों के अलावा और क्या है? फटाफट से आंसर करो। हमने कल बिल्कुल अयोगवा है, वेरी गुड। ये दोनों क्या है? अयोगवा है, ना तो ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवा कहा जाता है। ऐसे ही करते हुए हम जो नेक्स्ट हमने ये करा कि स्वर, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं उनको ये मतलब उन्होंने मुझे कहा कि उनको थोड़ा सा ये वाली जो डायग्राम है इसको रिपीट कर दिया जाए, तो थोड़ा सा मैं इसको रिपीट करती हूँ। इसमें उनको ये थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी कि यहाँ पे जो हमारी जीभ की स्थिति क्या रहेगी। तो यहाँ पे ये देखो, ये हमारा जो मान लो फेस है, तो फेस कोई भी है, मतलब हम बैक साइड लिख के चल रहे हैं। एक मिनट। तो फेस में ये मान लो हमारी फ्रंट फेस की जो यहाँ पे हम ये है ना, तो इसमें ये हमारी जो मान लो यहाँ पे नोज है ना, तो यहाँ पे ये जो है, ये यहाँ पे ये जो टंग का एरिया, इसको हमने उल्टा नहीं लेना, ये ऐसे लिख के चलना है, ऐसे। ये बैक साइड है हमारी जीभ की, ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है। और ये जो हमारी जीभ का फ्रंट पार्ट है, इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं? अग्र। ये क्या है? मध्य। और फिर ये क्या है? पश्च। बस इतना ही था और इसमें वो नहीं था कुछ भी। आई जस्ट होप आप सबको इस डायग्राम से कुछ हेल्प मिली होगी और समझ आया होगा। तो इसके बाद हमने ये जो मेन चीज करी, इसमें करा कि बिंदु और चंद्र बिंदु, जो हमने अनुनासिक और अनुस्वर जिसको बोल के हम चले, कि बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में अनुस्वर और अनुनासिक कहा जाता है। और अनुस्वर स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है, जिसके ये जो है स्वर के बाद आता है, एक है क्या? स्वर के बाद आने वाला है, लेकिन है क्या? एक व्यंजन है, ठीक है। इसकी ध्वनि जो है नाक से निकलती है, जो मेन डिफरेंस हमने करा। लेकिन अनुनासिक में क्या है, जो मुंह से भी जो वायु निकलती है, ठीक है, नाक के साथ साथ। तो अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक तथा नाक से बहुत कम श्वास निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगती है। तो ये एक चीज आती है शिरोरेखा। तो शिरोरेखा क्या होती है? ये जो मैं मान लो यहाँ पे लिख रही हूँ कमल, मैंने लिखा ना यहाँ पे कमल, तो ये कमल के ऊपर ये जो मैंने लगाया, ये जो मैंने यहाँ पे लगाया है, एक मिनट, ये जो हमने यहाँ पे कमल के ऊपर ये लगाया है, ये लाइन सी, ये क्या है? शिरोरेखा है। सिर पे है ना, ऐसे याद रखना, शिर मतलब सिर, सिर पे जो रेखा है वो शिरोरेखा है। तो शिरोरेखा के ऊपर इसका प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद जो हमने नेक्स्ट कंसेप्ट जो एक्चुअल में किया, वो ये है कि वर्णों में हमने जो दो चीजें की, वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। उसके बाद स्वरों के भेद हमने करे, हरिस्व, दीर्घ और प्लुत। और इसमें ये फटाफट से मुझे बताना कि हरिस्व स्वर कितने हैं? हरिस्व स्वर कितने हैं? हरिस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हरिस्व स्वरों की संख्या बताओ। हमने कल करा था हिंदी में, हिंदी व्याकरण, हिंदी में हरिस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हरिस्व स्वरों की संख्या, बिल्कुल, वेरी गुड, 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? बिल्कुल, जैसे 11 हैं टोटल,
तो इसमें 4 क्या हैं ऋषभ हैं, और दीर्घ फिर कितने हुए, अगर ये 4 चाहिए हमें, ठीक है, तो ये कितने हैं, वेरी गुड, सबने सही बताया, और सुरेंद्र सोनी जी वेरी गुड, ये कितने हैं 7 हैं। उसके बाद ये देखो पलुत, पलुत वो हैं जिनका भी हिंदी में प्रयोग नहीं होता। ऋषभ में क्या है, साउंड सिंगल होती है, इसमें डबल होती है, इसमें ट्रिपल होती है, ठीक है, एक ध्वनि निकलती है, दुगनी होती है, तिगुनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही हमने करते हुए आज जो हमारा इसमें मेन टॉपिक रहता है हम इसकी तरफ लेके चलेंगे। आज हम करेंगे व्यंजन, कि व्यंजनों के भेद क्या है, स्पर्श व्यंजन क्या होता है, अत्यवसत व्यंजन क्या होता है, ऊष्म कौन से होते हैं, और इसमें क्या है मतलब जो व्यंजन है उषिप्त व्यंजन कौन से होते हैं। उसके बाद ये जो हमने करा था आपके सामने, ये जो अभी आपने आंसर करा सबने, बिल्कुल आंचल कंबोज, बिल्कुल, जो पलुत का प्रयोग संस्कृत में होता है, वेरी गुड। स्वरों के भेद हमने जो करे, आपने जो कमेंट किया आंसर उसके अकॉर्डिंग आपके सामने ये जो चीज़ है, ये स्लाइड है, ये देखो, वेरी गुड, आप सबका आंसर सही था, ठीक है, ये रहा संस्कृत में जिसका प्रयोग होता है। उसके बाद स्वर और व्यंजन को करते हुए ये देखो, ये जो स्वर है स्वरों की मात्राएं हैं, ठीक है, इसकी जो अ है इसकी कोई भी मात्रा नहीं होती, ठीक है। इसके बाद ये जो हम कर रहे हैं आ, इसकी मात्रा देखो ये होती है। इसके बाद ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, और इसके बाद सबसे बड़ी चीज़ ये आपने जो याद रखनी है, ये मैंने कल आपसे पूछा था, हमने ये चीज़ करी थी कि इसकी साउंड क्या है, इसको कहते क्या है, री। ये री है, तो कभी भी अगर आपको ये लगा आए ये, तो इट मीन्स ये किसकी मात्रा है, री की मात्रा है, ठीक है। ये मुस्कान, अभी हम वही करने वाले हैं, व्यंजन कितने हैं, आज हमारा टॉपिक ही यही है, ठीक है। तो अभी ध्यान से देखो, ध्यान से अभी आप देखोगे आपको डायरेक्टली सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। ये देखो, इसमें ये जो आ की मात्रा है, छोटी की, बड़ी की, ऐसे ही बिल्कुल करते हुए ये जो मात्रा रहती है री की रहती है, बिल्कुल जैसे हम ये लिखते हैं ना, पृथ्वी, मैंने यहाँ पे ना पृथ्वी लिखा है, तो पृथ्वी को लिखते हुए इसके नीचे मैंने एक री की मात्रा लगाई है, ये र की मात्रा नहीं है, ये री की मात्रा है, ठीक है। तो ये री की मात्रा को आपने ध्यान से देखना है, जैसे देखो मृग, और अभी हमने एक पीछे करा है ऋषभ, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही करते हुए नेक्स्ट देखो, ये जो है ए की मात्रा, फिर बड़े ए की मात्रा, ओ की मात्रा, और ये दो जो हम लास्ट पे देख रहे हैं ये दोनों क्या हैं, अयोगवा है। ये अनुस्वर है, ये विसर्ग है, इसकी साउंड क्या है, ह, ठीक है, इसकी साउंड क्या रहती है, ह। इसके बाद व्यंजनों में जब हम देखते हैं तो टोटल देखो, क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है, ये जो इसमें ये दो चीज़ें आपने ध्यान से देखनी है। ट वर्ग के साथ हम जो ये देख रहे हैं इनको क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। क्या कहते हैं, द्विगुण व्यंजन, ध्यान से देखो, द्विगुण, ठीक है। ये द्विगुण व्यंजन है, इनकी पहचान है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है कि व्यंजनों में जो द्विगुण व्यंजनों की संख्या या वर्णमाला में द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, जो आपके सामने है, ठीक है। जब ड के पैर में बिंदु लग जाता है और ढ के पैर में बिंदु लग जाते हैं तो ये क्या बन जाते हैं, द्विगुण व्यंजन बन जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जो है त वर्ग है, प वर्ग है, ठीक है। फिर उसके बाद है य र ल व, अत्यसत है, ऊष्म है, और लास्ट में ये जो 5 हम देख रहे हैं ये सारे क्या हैं, संयुक्त हैं, ये सारे क्या हैं, संयुक्त व्यंजन, ओके।
इसकी संख्या आपको ये लग रहा होगा कि इसकी संख्या कैसे पता चलेगी, मैम ने इसकी संख्या तो बताई नहीं। आप इसे ध्यान से देखो, इसके बाद संख्या सारा कुछ आएगा। ठीक है, व्यंजन का कंसेप्ट आपको सारा आज क्लियर होगा, आप ध्यान से बस इसे देखो। ठीक है, ये जो मैंने ये वाली चीज आपको बताई है, ये याद रखना है, ये क्या है, द्विगुण व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है, ये देखो, हम शुरू से करते हुए ऐसे चलते हैं। हमने करा था कि जो पंचम वर्ण होते हैं ये क्या होते हैं, अनुनासिक। ठीक है, ये नासिक्य ध्वनियां होती हैं। ठीक है, नासिक्य ध्वनियां। और क्वेश्चन ये बनता है, कई बार वो ये नहीं पूछता, वो कहता है कि निरअनुनासिक क्या होता है, तो हम निरअनुनासिक पढ़ते ही नहीं। ठीक है, निरअनुनासिक की तरफ हम ध्यान ही नहीं देते कई बार कि निरअनुनासिक का मतलब क्या है। हम वैसे ही मान के चलते हैं कि अनुनासिक निरअनुनासिक सेम ही है, हम वैसे ही आंसर दे देते हैं कि 5 है। बिल्कुल 5 नहीं है। ठीक है, निरअनुनासिक मतलब, अनुनासिक मतलब जो नासिक्य ध्वनियां क्या है, जिसमें नाक से आवाज आती है, तो ये 5 ही है। तो इनके अलावा जो सारे होंगे वो निरअनुनासिक है। ठीक है, 5 अनुनासिक है, तो कई बार वो आपको कंफ्यूज करने के लिए डाल सकते हैं कि निरअनुनासिक क्या है, ये अनुनासिक है, तो इस नाक से आवाज जिनमें नहीं आती बाकी सारी वो ही है ना, तो वो निरअनुनासिक है वो, और कोई यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो वहां पे बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ये देखो, क वर्ग आपके सामने है, च वर्ग आपके सामने है, ट वर्ग आपके सामने है, त वर्ग, प वर्ग, सारे के सारे वर्ग आपके सामने हैं। ठीक है, और जो ड और इसमें क्या फर्क होता है, ध्यान से देखो। जब भी ङ है तो ङ की पहचान क्या है, इसके यहाँ पे बिंदी लगी होती है, और जो ड है इसके नीचे जब बिंदी लगी है तो ये क्या बन जाएगा, द्विगुण व्यंजन, द्विगुण। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये इनके लिए अगर पंचम वर्ण की कभी भी आधा आता है तो इसके लिए हमने पहले भी करा है कि इसका अनुनासिक या अनुस्वर का प्रयोग हम कर सकते हैं। अनुस्वर का प्रयोग करते हैं तो कब करते हैं, जब कभी भी क्या है कि पंचम वर्ण आधा आ जाता है तब करते हैं। ये अब आपको और क्लियर करने के लिए, स्वर आपके सामने हैं जो ऊपर लिखे हुए हैं, ये क्या है, स्वर हैं। ये क्या है, अनुस्वर और विसर्ग, इनको कहा क्या जाता है, अयोगवा कहा जाता है। ये आपके सामने 2 हैं। इसके बाद जो 33 व्यंजन कैसे हैं, ये देखो, ये सारे क्या हैं, अनुनासिक हैं, और ये अतिरिक्त है। अतिरिक्त की मैंने आपको क्या पहचान बताई है अभी, अतिरिक्त जो व्यंजन है इनके अलावा, इनको और हम क्या कहते हैं, द्विगुण। ठीक है, इनको और हम क्या कहते हैं, द्विगुण। और फिर क्या है, ये अनुनासिक है, हमने लास्ट स्लाइड में भी करा। ये क्या है, अत्यसत है, ये ऊषम है, ये संयुक्त है। कंफ्यूज नहीं होना, स्लाइड को ध्यान से देखो। ठीक है, देखते हुए अपनी नोटबुक पे नोट करते हुए जाना है। ठीक है, ताकि कहीं पे भी आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है ना रहे। ध्यान से देखो कि ये जो है, पहली बात तो ये, यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है, स्वर और जो अयोग है वो तो आपको क्लियर हो गए होंगे। ये देखना है आपने, जो क वर्ग है, च वर्ग है, ट, त और प, ये पांचों की पांचों जो वर्ग हैं, ये क्या है, इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन। इनकी पहचान क्या है, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, इसको और भी हम करेंगे। ठीक है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। इन पांचों के पांचों जो वर्ग हैं इनको स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। और इसकी जो पंचम जो हर वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है उसकी तो हमें पहचान पता ही चल गई है कि वो नासिक्य ध्वनियां होती हैं। ठीक है, अगर ये जो पांचों के पांचों वर्ग क्या हैं, स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, तो य, र, ल, व जो इसके बाद आते हैं वो क्या है, अत्यसत है। ठीक है, वो क्या है, कई बार ऐसा डाला होगा, अत्यसत बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है जो विसर्ग की जो साउंड है वो ह है, तो ये क्या है, अत्यसत है। और इसके बाद क्या है, ये ऊषम या ऊषण लिखा होता है। वैसे मोस्ट
मतलब जगह पे क्या है, ऊष्म ही लिखा होता है। ठीक है, बिल्कुल। जब आपको ये इनकी जो नासिकीय ध्वनियों की अलग से पहचान है कि ये 5 हैं, ठीक है। और वैसे अगर आपको ये स्पर्श भी हैं, लेकिन साथ के साथ ये नासिकीय ध्वनियां भी हैं, ठीक है। जब मुख से जो हवा बाहर निकलती नहीं है, नाक से आवाज आती है, तो जो हमारी जीभ है वो स्पर्श तो कर ही रही होती है, ठीक है। अगर स्पर्श कर रही है, इसीलिए इनको स्पर्श व्यंजनों की कैटेगरी में भी रखा गया है, ठीक है। य र ल वो क्या है, अत्यसत है। फिर उसके बाद शो स ह, ये क्या है, ऊष्म है। फिर उसके बाद जो है ये देखो लास्ट जो है संयुक्त को आपने ध्यान से देखना है। जो संयुक्त 4 हैं ये कैसे कैसे बने हैं, आधा क और श, इन दोनों की ध्वनि हम कहते हैं ना क्षत्रिय, क की भी साउंड उसमें होती है ना, तो क्षत्रिय। क्यों, क्योंकि ये जो संयुक्त इसीलिए बना है क्योंकि जब आधा क और पूरा श आ जाता है तो जो एक संयुक्त व्यंजन बन जाता है श। फिर उसके बाद जब आधा त पूरा र आएगा तो त्रय बन जाता है। बिल्कुल वैसे ही जब आधा ज और ण आ जाता है तो फिर क्या बन जाता है, न्य, जिसको हम क्या कहते हैं, न्य या ज्ञानी भी हम कह देते हैं जैसे। उसके बाद आधा श और र जब आता है तो क्या बन जाता है, श्र, ठीक है। श्र में ना ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, कई बार ना वो ऐसे डाल देता है, ठीक है। तो अगर वो ऐसे डाल रहे हैं ना तो इसका मतलब ये क्या है, आधा है। ये और ये सेम चीज है, लेकिन जब भी इसके नीचे ऐसे लगा है, मतलब र नीचे लग गया ना पूरा, तो फिर इसकी पहचान श्र बनती है। श जब आधा है तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इसके पैर में जब र लगता है पूरा तो ये क्या बन जाता है, श्र बन जाता है। हाँ जी, देखो आप पूछ रहे हो कि ये जो द्विगुण व्यंजन आएंगे, ठीक है, ये स्पर्श व्यंजनों के बीच में आएंगे या नहीं आएंगे। तो आप एक बार सोच के देखो, जब ये ट वर्ग के अंदर जो है ड आ रहा है, मान लो मैंने लिखा, इसको हम प्रयोग करके देखते हैं, सड़क, ठीक है। और मैंने लिखा पढ़, ठीक है। अब इसको अपने आप प्रयोग करके देखना, सड़क बोल के देखो और पढ़ बोल के देखो, क्या इससे आपकी जीभ जो है ऊपर के तालु को जो स्पर्श कर रही है। अगर कर रही है तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसको प्रयोग करके देखो, अगर कर रही है तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अगर जब आपको ये आंसर मिल जाए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप इसे इस कैटेगरी में रख पा रहे हो या नहीं रख पा रहे हो, ओके। उसके बाद य र ल व, फिर से मैं ये चीज़ बता देती हूँ, 5 के 5 वर्ग हैं। ये क्या है, स्पर्श व्यंजन है। इसके बाद हमने य र ल व किया है, जो लास्ट स्लाइड में मैंने स्पर्श व्यंजन 5 बताए हैं, स्पर्श व्यंजन 5 नहीं बताए मैम, मैंने ये कहा है वर्ग। वर्ग का मतलब ये जो पांचों की पांचों है ना, इनको मिला के एक वर्ग बना है, ठीक है। तो ये क्या है, राजेंद्र सामा जी, वेरी गुड, आपको आपका आंसर मिल गया। ज्योति, जो लास्ट स्लाइड में मैंने ये नहीं बताया था, इसे ध्यान से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आपके क्वेश्चन से पता चलता है कि आप अच्छी तरह से इसको ध्यान से मुझे सुन रहे हो, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल राजेंद्र सामा जी आएंगे। उसके बाद ये देखो, हिंदी वर्णमाला में ये जो मैंने इस स्लाइड में बताया था, तो यहाँ पे स्पेशली आप ध्यान देखो, यहाँ पे वर्ग लिखा था। वर्ग मतलब ये सारे ही जो क्या है, स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। और इस स्लाइड में जब हम कर रहे हैं तो इसमें देखो ये सारे ही स्पर्श व्यंजन है, वहां पे एक वर्ग वर्ड लिखा हुआ था, ठीक है।
क्या रिपीट, इस स्लाइड को रिपीट करूं, कोई बात नहीं। ये देखो, ये क वर्ग है, जो क है ना, इसकी पहचान ही ये है। अच्छा, ओके ओके, आप संयुक्त वो भी आएगा, वो सारा मैं आपको क्लियर करती हूँ, कोई बात नहीं। देखो, ये तो आपको क्लियर है ना। फिर उसके बाद ये देखो, ये जो है संयुक्त व्यंजन की आप बात कर रहे हो, वहां पे आप इसमें कंफ्यूज हो गए हो। जो मानक हिंदी है ना, मानक हिंदी में, ठीक है, जब आप इसे काउंट करके लिखोगे तो जो इसकी संख्या एक बढ़ जाती है, लेकिन हम इसको 52 ही काउंट करते हैं। तो उसमें इसको जो है संयुक्त में जब हम 52 जो लिखते हैं उसमें इसको नहीं लिखा जाता है। वहां पे मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि मैं दिखाना चाहती थी कि संयुक्त वर्णों में ये भी है जो जो आ सकता है, ठीक है। इसका प्रयोग कब होता है, देखो ये भी मैं बता देती हूँ, वेरी गुड, अगर आपने पूछा है तो। द प्लस य, ठीक है, द प्लस य जब इकट्ठा आता है ना तो ये बन जाता है, ओके। द हम देखो ऐसे भी लिख लेते हैं ना, विद्यालय, ओके, और हम ऐसे भी लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों का प्रयोग ही मानक है। अगर आप इसका प्रयोग कर रहे हो तो भी वो गलत नहीं है, अगर आप ऐसे प्रयोग कर रहे हो तो भी वो गलत नहीं है, ठीक है। हम दोनों तरीकों से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने ध्यान से रखना है, देखना है कि ये जो क्या है, स्पर्श व्यंजन है, इसके बाद अत्यसत है, ऊष्म है, संयुक्त है। संयुक्त में आधा क प्लस श, आधा त प्लस र, आधा ज प्लस ण, और उसके बाद आधा श प्लस र, द्विगुण व्यंजन करे हमने, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखो, अब आपको और क्लियर होगा वर्णों की उच्चारण स्थान और इसके वर्ग जो हैं, इसको आप ध्यान से देखो। जो चीज मैं वहां पे आपको स्वर चित्र में बताना चाहती थी, आपको यहाँ पे और क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये देखो, मैं ये बताना चाहती थी, वहां पे फेस अच्छा नहीं बना था तो शायद पता नहीं चल रहा था आप लोगों को, तो वहां पे आप 4 टिक करोगे मैम, वहां पे हम 4 टिक करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि वो जो आधा दो और यो जब हम लिखते हैं तो भी वो मान्य है, और अगर हम उसे दे बनाकर इकट्ठा लिख देते हैं तो भी वो मान्य है। वहां पे हम 4 काउंट करेंगे तभी 52 बनेंगे, ठीक है। उसके बाद ये देखो, वर्णों के उच्चारण स्थान में इनके वर्ग जो हैं, इसको ध्यान से अब देखो कि कोमल तालु को हम देखते हैं तो आप इसे ध्यान से देखो कि कोमल तालु कौन सा होता है, ये जो यहाँ पे है, ये कोमल तालु है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है मूर्ध्य क्या है, जो ये है, जो आपकी टंग जो है ना वो उल्टी होती है थोड़ी सी यहाँ से, मतलब ये वाली चीज है जो सेंटर वाला पार्ट जीभ का। उसके बाद कठोर तालु कौन सा होता है, ये अगर बैक में क्या है, कोमल तालु है, तो यहाँ पे क्या है, कठोर तालु है। उसके बाद है वतस्र, क्या होता है ये, इसका मतलब होता है, वैसे अगर सिंपली लिखे हम आपको और समझ आ जाएगा, इसका मतलब होता है मसूड़ा, ठीक है। जो है वर्तस्य जब हम बोलते हैं, ठीक है, तो ये मसूड़ा, ये मसूड़े को कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो उसके बाद ये है दांत, ओष्ठ, हमारे लिप्स कहाँ होते हैं पता ही आपको। उसके बाद जीभ है, ठीक है, ये जो उसके बाद है श्वास नली है, सब जो हमारा स्वर तंत्र कहाँ होता है, यहाँ पे, ठीक है, हमारा कंठ होता है ना, यहाँ पे हमारा स्वर तंत्र होता है। उसके बाद हमारा कौवा, इसको अली जिह्वा भी कहते हैं। कौवा जो हमारे हम बोलते हैं तो हमारे जो कंठ में यहाँ पे होता है ना पार्ट, उसको कौवा कहते हैं, और इसे अली जिह्वा भी कहा जाता है। ये आपको अभी और क्लियर होगा, ठीक है। द्विगुण जो व्यंजन है वो हम काउंट करते हैं, आप इसको जब ऐड करके देखोगे तो आपके सामने तभी वो 52 पूरे होंगे, ठीक है। इसके बिना 52 वो आप पूरे ही नहीं करोगे, कैसे कर सकते हो, 52 बनेंगे ही नहीं,
ठीक है, हम इसे काउंट करके ही चलते हैं। ठीक है, आप इसे काउंट करके देखना, आपको और क्लियर होगा कि ये बनते हैं या नहीं बनते हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट देखो ध्यान से, इसको प्लीज इस चीज को ध्यान से देखो, इसका उच्चारण स्थान है, इसे ध्यान से देखो। ठीक है, ये कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है। ठीक है, आप देखो ये क वर्ग है। ठीक है, क वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, कंठ्य। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कंठ्य। ठीक है, उसके बाद च वर्ग है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, अभी मैं बताती हूँ, डोंट वरी, अभी हम इसको लेके चलेंगे, कहाँ पे आएगा कहाँ पे नहीं आएगा। वो मैंने आपको ना जो कल लेक्चर लिया था वहाँ पे एक चीज़ बताई थी, मे बी शायद वो आप नहीं लेके चल रहे हो। अभी हम करेंगे, प्लीज़ इस स्लाइड को ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका जो काम है वो मिस हो जाएगा। ठीक है, आप अभी जो मैंने लेक्चर लिया इसमें आपको हर पॉइंट में क्लियर करके जाऊंगी, और हर स्लाइड में है जो लगभग इसके बाद 2-3 स्लाइड और भी है जिसमें ये पूरा की पूरी जो है वर्णमाला लिखी हुई है, इसकी डिवीज़न है। ठीक है, सो डोंट वरी, इसको प्लीज़ ध्यान से देखो, ध्यान से करो। च वर्ग में क्या है, तालु है, इसका उच्चारण स्थान, और ये तालवे हैं। ट वर्ग में क्या है, ये मूर्धन्य है, और इसका जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, मूर्धन्य है। त वर्ग जो है दांत है को टच करता है, तो ये दंत्य है। प वर्ग में क्या है, ये ओष्ठ, इसका उच्चारण स्थान है, तो ये क्या है, ओष्ठ्य है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो 5 हमने नासिकीय ध्वनियां करी हैं, उसके बाद देखो कंठ है, तालु है, मूर्धन्य है, दांत, ओष्ठ, और इससे ये जो स्पर्श होता है, इसीलिए अब इसको लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ो। ठीक है, इन सब के जो नासिका के साथ साथ इसका जो है, आपने पीछे मुझे एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे अभी जो लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि मैम जो नासिकीय व्यंजन है क्या वो स्पर्श की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब इसी में है, इसीलिए मैं कह रही हूँ ना आपको बार बार कि आपके क्वेश्चंस के आंसर इसके बीच में ही है। ठीक है, बट आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, वेरी गुड, इट मीन्स आप ध्यान से सुन रहे हो। ठीक है, इसके बीच में ये देखो जो 5 नासिक्य हैं, ये जो उच्चारण नासिका के साथ साथ इनका जो उच्चारण जो है, जो कंठ्य है, तालु है, मूर्धन्य है, जो दांत है, ओष्ठ, इसके साथ स्पर्श होता है, इसी के कारण ये नासिकीय व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, लेकिन स्पर्श होता है इसीलिए ये क्या है, स्पर्श भी होते हैं। ओके, देन नेक्स्ट देखो, यहाँ पे एक चीज देखना ध्यान से, यहाँ पे ऐसी कौन सी है, ये स्लाइड आपके सामने है, ये जो लास्ट स्लाइड आपको क्लियर है, पहले ये देखो, इसमें जो भी ये पॉइंट्स है आप लिख लो, कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य। ठीक है, ये आपको क्लियर है ना। जो मुस्कान, वो क्या है कि ट वर्ग को हम उल्ट जीभी हिंदी में नहीं कहते, वैसे वो पंजाबी में इसको उल्ट जीभी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ, इसे जो मूर्धन्य में अगर आपने याद रखने हैं तो ये क्या है कि आपकी जो जीभ है ना वो मुड़ जाती है, तो आप ऐसे इसे याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको जो उल्ट जीभी पंजाबी में कहा जाता है, हिंदी में नहीं कहा जाता। ओके, ये क्लियर है आपको, हम चले आगे। इतना तक जो हमने करा है आपको क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, मुझे फटाफट से बताओ ताकि हम आगे चलें। समझ आ रही है, जितना हम कर रहे हैं साथ साथ आपको क्लियर हो रहा है। हाँ जी, इतना तक आपको समझ आया, जो उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धन्य का क्या है, ये जो पिक्चर है इस पे आपको क्लियर हो रहा होगा। जो मूर्धन्य है उसने इसको सेंटर पॉइंट बताया है टंग का, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला सेंटर पॉइंट बताया है, तो इट मीन्स जीभ जब मुड़ जाती है तो इसके कारण ऐसा होता है। ओके, तो ओके गुड, तो हम आगे चलते हैं। ये देखो वर्णमाला, यहाँ पे ना एक छोटी सी
50 जो इन्होंने 2 बनाए हैं, इसमें एक छोटा सा कुछ मिसिंग है जो इन्होंने गलत लिखा है, या यूँ कह सकते हैं इन्होंने गलत बताया है। ठीक है, तो क्या गलती है यहाँ पे आपने ध्यान से देख के मुझे मतलब आपने बताना है। देखो ध्यान से, अब देखो आंचल कंबोज, डिस्टरबेंस हो रही है लेकिन मेरी आवाज आ रही है ना आपको प्रॉपरली क्लियर हो रही है? हाँ जी, ये जो मैंने स्लाइड आपके सामने लेके आई हूँ अभी, इसे आप ध्यान से देखो और मुझे आंसर करो। जो अपनी 52 वाला डेटा आपका था वो कहाँ पे, क्या यहाँ पे एक चीज़ जो है एक मिसिंग है, जो मैंने बार बार आपको जो समझाई है, वो क्या चीज़ है मुझे फटाफट से बताओ। क्या चीज़ है वो, फटाफट से बताओ जो यहाँ पे मिसिंग है। ठीक है, 52 इन्होंने किस चीज को लिखकर 52 बना दिया और क्या नहीं आना चाहिए था, क्या है बताओ। स्वर हैं, व्यंजन हैं, ठीक है, ये 11 बना दिए। ठीक है, इसके बाद इसको 27 बना दिया। शायद इसको देखकर आपका पहला डाउट क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल, जो सिमर अरोड़ा, वेरी गुड, इसका डाउट तो आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे अयोगवा नहीं है, यहाँ पे इन्होंने अयोगवा नहीं दिए हैं। ओके, तो यहाँ पे ये वाली स्लाइड को हम इसमें काउंट नहीं करेंगे, हम 52 में इसको काउंट नहीं करेंगे हम, बल्कि यहाँ पे एक और कैटेगरी बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे अयोगवाह। ठीक है, अयोगवाह कौन कौन से है वो, दिस वन एंड दिस वन। क्या यहाँ पे था, बिल्कुल वेरी गुड, यहाँ पे अयोगवा नहीं था, तो यहाँ पे क्या है, इनको दो काउंट करके 52 आएगा। आई जस्ट होप सबको वो चीज़ क्लियर हो गई होगी। 11 ये हैं, 2 ये हैं, ठीक है, 13 हो गए। बिल्कुल लागत गलत है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 27 है, 27 कैसे हुए, 25 तो ये स्पर्श हैं और एक ये है। मैंने आपको पीछे भी एक चीज़ शायद कही थी कि जो स्पर्श हैं इसमें अभी आपको डाउट क्लियर हो जाएगा कि स्पर्श कौन से हैं। तो आप ध्यान से देखो कि आप पूछ रहे थे ना कि द्विगुण व्यंजन उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, जो नासिकीय ध्वनियाँ हैं वो स्पर्श होती हैं या नहीं होती, और जो स्पर्श ध्वनियाँ टोटल कितनी होती हैं, ठीक है, वो सारे के सारे जो आंसर हैं इसके बीच में आपके हैं, आप ध्यान से देखो। ठीक है, और आपने इसको जो पहचाना है, वेरी गुड, इट मीन्स आपने कल अच्छी तरह से ध्यान से इसको सुना है। ठीक है, और ये चीज़ आप ध्यान से नोट कर लो। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, ध्यान से नोट कर लो कि यहाँ पे क्या आना था और कैसे हम 52 बनाते हैं, कैसे नहीं बनाते। आपने काउंटिंग पीछे करने के लिए मुझे कहा था, अगर मैं काउंटिंग, यहाँ पे हर चीज़ आपके सामने पेश की गई है, काउंटिंग भी की गई है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है, आपके सवालों के जवाब, आपकी कंफ्यूजन जो थी वो दूर हो गई अभी। हाँ जी, वेरी गुड, आपका डाउट क्लियर हो गया, तो मुझे बहुत खुशी है कि आपका डाउट क्लियर हो गया। ठीक है, बस ऐसे ही ध्यान से सुनो, ठीक है, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ तक आपको क्लियर है, चले हम आगे नेक्स्ट करें। अब देखो और भी डाउट क्लियर होंगे। अभी तक आपने ये करा है कि कंठ्य में व्यंजन की ध्वनि कौन सी है, ठीक है, इसके बाद है तालव्य में जो व्यंजन, ये तो हमने कर लिया पीछे। ठीक है, ये चीज तो हमने कर ली। ठीक है, स्ट्रेस मत लिया करो। ठीक है, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि ध्यान से किया करो जो स्लाइड अगर टीचर आपको नेक्स्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि हम जब पीछे वो चीज़ें रह जाती है ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारा जो नेक्स्ट जो स्लाइड पे मैं काम करवा रही हूँ वो वाली चीज़ आपकी मिस हो जाती है। ठीक है, उसे ध्यान से करो। ठीक है, और काम को
इंजॉय करते हुए करा करो, ताकि वो ऐसा ना लगे कि पता नहीं हम क्या कर रहे हैं। इससे क्या है, ना तो वो चीज़ें क्लियर हो पाती हैं, ना ही जो है कि मन में वो चीज़ रहती है कि हम आगे करें या ना करें। वो चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा कन्फ्यूज़न ही क्रिएट करती है। इंजॉय करते हुए करो। अब इसे ध्यान से देखो कि व्यंजनों में हमने ये करा कि सबसे पहली लाइन देखो, कंठे में ये हमने करा हुआ है, लास्ट स्लाइड में हम करके आए हैं, ये हमने करा है, यहाँ तक हम सारा कर चुके हैं। जो नासिक्य की भी आपको ये आ चुकी है। कई बार होते हैं हमारे माइंड में ना वो क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये नासिक्य हैं जो 5 हैं, तो शायद ये स्पर्श नहीं है, वो आपको क्लियर हो गया। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता था कि शायद वो कंठ्य नहीं है, तालव्य नहीं है, मूर्ध्य नहीं है, दंत्य नहीं है, ओष्ठ्य नहीं है। तो ये भी यहाँ पे आपको क्लियर हो गया। तो इनकी एक और फीचर भी पता चली कि 5 वर्ण ऐसे हैं जो कंठ्य, तालव्य, दंत्य, ओष्ठ्य, मूर्ध्य में भी वर्गीकृत किए हुए हैं, और स्पर्श भी हैं और नासिक्य भी है। ओके, अब देखो स्वरों को हमने कैसे इसकी डिवीजन करनी है, अत्यसत की हमने कैसे डिवीजन करनी है, और ऊष्म की हमने कैसे डिवीजन करनी है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। अब कंठ्य है जो बिल्कुल आपने ना इस पे वो माइंड में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है। जैसे जैसे स्वर का जो उन्होंने जो आचार्य हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बड़े अच्छे वे से जो अगर हिंदी की डिवीज़न की है, इसको इस क्रम में रखा है, तो कुछ सोच समझ के रखा है। ये देखो, व्यंजनों में जो पहला वर्ग आता है वो कंठ्य है, बिल्कुल वैसे ही स्वरों में जो पहले 2 स्वर आते हैं वो दोनों क्या हैं, कंठ्य हैं। बिल्कुल जैसे दूसरा वर्ग आता है वो क्या है, तालव्य है, वैसे ही जो ई और ई क्या है, ये तालव्य है। जैसे कि जो थर्ड है, जो वो ट वर्ग है, वो मूर्ध्य है, जिसको आप उल्ट जीभी के कारण, जीभ उल्टा होने के कारण, ठीक है, मुड़ने के कारण जिसकी पहचान कर रहे हो, ठीक है, जो उसके बाद जो आता है वो री है। ठीक है, उसके बाद ये देखो, इसको आपने ध्यान से रखना है, री। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देखना, ये भी आ गया, ये री था ना ये वाला, इधर भी फिर र इसमें क्या आएगा, मूर्ध्य में ही आएगा। अगर री इधर मूर्ध्य में आ रहा है तो ये र भी मूर्ध्य में आ रहा है। ठीक है, जो कोई भी अत्यसत को हम, आप ये मान देखो ध्यान से, कोई भी जो अत्यसत है वो इसमें नहीं आ रहा, कंठे में। ठीक है, उसके बाद ये देखो, जब दंत्य आ रहा है तो इसमें ल आ रहा है साथ में। ठीक है, ये जो आप इसको चाहे कंफ्यूज अगर होते हो तो वो चीज़ ये ध्यान से देखो, यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये कौन सा स्वर हमने कर लिया। ठीक है, ये देखो, जब ल आता है और इसके साथ ये स्वर आ जाता है री, तो ये वैसे हमने री क्या करा है, मूर्ध्य होता है। ठीक है, ल क्या करा है, दंत्य होता है। जब ल के पैर में री आएगा ना, तब भी वो दंत्य ही काउंट होएगा। हम ल को मीन लिख के चलेंगे वहां पे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद है ओष्ठ्य। ये तो माइंड में वैसे ही क्लियर हो जाता है जब हम ऊ बोलते हैं। कल वाला जो हमने डायग्राम की थी उसके ऊपर हमने ये वो चीज की थी ना, वृत्तामुखी, अवृत्तामुखी। वृत्त मतलब ओष्ठ को हम सेंटर पॉइंट मान के चल रहे थे, मुख को। ठीक है, तो इसमें क्या है, ऊ क्या है, ओष्ठ्य है। प फ ब भ म भी क्या है, ओष्ठ्य है। नासिक्य हम पीछे भी कर चुके हैं, ये नासिक्य हैं। और कई बार होता है ना कि वो क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि ये 2 लिखता है, फिर थर्ड ऑप्शन हमें ये दे देता है, फोर्थ ऑप्शन कुछ और दे देता है। ठीक है, हमें क्लियर नहीं होता, वो कहते हैं कौन सी नासिक्य ध्वनि नहीं है, तो हम क्या पहली 2 पढ़ते हैं, तीसरी फटाफट से ये पढ़ते हैं और इसको टिक कर देते हैं। ठीक है, और लास्ट पढ़ते ही नहीं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये पांचों को अंकित करने के लिए अगर ये बनाइए तो वे भी नासिक्य ही है ना। ठीक है, तो उसके बाद देखो, कंठ प्लस तालु, ये कैसे बना, कंठ प्लस तालु, इसको ध्यान से देखना। मैंने आपको कल कहा था ना कि अ के साथ जब ई मिलता है तो वो ए बनता है। तो अ क्या है, कंठ है, ई क्या है, तालु है, तो दोनों मिलके अगर ये बना है तो ये कंठ तालु है। बिल्कुल वैसे ही जब अ क्या है, कंठ है, ठीक है, बिल्कुल ऊ क्या है, इसके साथ ऊ मिलता है ना, तो ये बनता है
तो जब क्या है, कंठ है, ऊ है, क्या है, ओष्ठ है, तो ये क्या बन रहा है, कंठोष्ठ्य बन रहा है। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना, मेरी बात को समझ रहे हो ना, ध्यान से पता चल रहा है। ठीक है, अब इसको मैं फटाफट से फिर से रिपीट करती हूँ। हमारा ऊष्म वर्ण को अब हम साथ लेते हुए, मैंने तब आपको ऊष्म साथ में इसलिए नहीं लिया ताकि आपको एकदम से कंफ्यूजन ना हो, हम मेन स्वर पे ही फोकस करके चल रहे थे। पहले दो स्वर वैसे तो अब जब बोल के देखोगे तो आपको वहां पे वैसे ही क्लियर हो जाएगा। तो वो कंठ्य है। फिर उसके बाद ई तालव्य है। फिर जो है री क्या है, मूर्ध्य है। जब आप री बोलते हो रो, तो आपकी टंग जो है ऊपर की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, उसके बाद दंत्य है जो त थ द ध, ये दंत्य है। और जो ल है बेसिकली वो भी क्या है, दंत्य है। ठीक है, इसके साथ ये देखो, जब हमने तालु करा तो इसके साथ हमने श करा। ये देखो, कई बार होता है ना, हम ये सोचते हैं कि ये भी श है, ये भी श है, ये भी श है, तो बोलने के वे में फर्क है ना। जब हम श बोलते हैं, श, शेर, ऐसे वर्ड बना के देख लो ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। श से हम जब शेर बोलते हैं, शेर, तो जो हमारी जीभ के दोनों साइड्स पार्ट होते हैं वो हमारे जो ऊपर तालू को टच करते हैं। बिल्कुल जब हम षटकोण बोलते हैं, षटकोण, षटकोण बोल के देखो। जब आप षटकोण बोलोगे तो इसके जो टंग है आपकी ऊपर की तरफ जाके थोड़ी सी मुड़ जाती है। इसके बाद जब हम स बोलते हैं, साप, साथ, सरल, सरल। ठीक है, साप, साथ। अब आपको यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो सकती है, आपको ये लगेगा कि ये दांत को टच नहीं कर रही। दांत को जो जीभ का फ्रंट पार्ट टच नहीं कर रहा, बल्कि थोड़ा सा जो पीछे वाला पार्ट है वो टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बाद आपको जो हमने मेन ये चीजें आपने याद रखनी है, ये देखना, ये तो कंफ्यूजन नहीं है ना। ह क्या है, कंठ्य है, तो ये भी विसर्ग भी कंठ्य में क्यों आ रहा है। यहाँ पे मुझे एक क्वेश्चन का फटाफट से आंसर देना कि विसर्ग को हमने कंठ्य में क्यों रखा। फटाफट आंसर करो, विसर्ग को हमने कंठ्य में क्यों रखा। विसर्ग क्यों कंठ्य में आ रहा है, क्या कारण है, किस कारण से आ रहा है। अपनी बनावट के कारण या अपनी साउंड के कारण। जो है विसर्ग है वो कंठ्य में क्यों आ रहा है। ठीक है, विसर्ग को हम कंठ्य में क्यों काउंट करके चल रहे हैं, फटाफट आंसर देना। जो ऊष्म वर्ण है विसर्ग, ये क्यों आ रहा है इसमें, आंसर करो। ह साउंड के कारण। सिमर अरोड़ा, जीनत रानी, वेरी गुड। ह के कारण, अगर इसकी साउंड ही ह है तो ह, अगर कंठ्य है तो फिर इसकी साउंड अगर ह है तो फिर ये भी किस में आएगा, कंठ्य में ही आएगा। होप सबको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, ये वाली चीज को माइंड में रखना। ये अ और ई को मिलता है तो इसके कारण जो अ है ये कंठ्य है, ई है जो तालव्य है तो ये कंठ तालु बन गया। अ है कंठ्य है, ऊ ओष्ठ्य है तो ये कंठ ओष्ठ्य बन गया। और कुछ नहीं है, स्ट्रेस नहीं देना, इंजॉय करते हुए ध्यान से करना है। और वैसे भी जब ऑलमोस्ट आप इसको एक एक बार अपने मुंह से बोल के देखोगे ना, तो आपके जो क्या है कि माइंड में ये चीज़ें सेट हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। यहाँ तक आपको अगर क्लियर हुआ है तो हम कुछ क्वेश्चंस को लेके चलते हैं। ठीक है, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ। पहले थोड़ा सा हम रिपीट कर देते हैं। चलो, जो हमने स्वर व्यंजनों से स्टार्ट करा, इसमें पहली मैंने आपको चीज़ बताई कि इसकी कोई मात्रा नहीं होती, जो स्वरों में बताया कि इसकी क्या मात्रा होती है, ये हम मात्राओं को लेकर चले। ठीक है, उसके बाद हम ये लेके चले कि व्यंजनों में इसमें हमने दो चीज़ें नहीं करी, जो वो क्या है, द्विगुण व्यंजन है। संयुक्त व्यंजनों में भी हमें एक व्यंजन का पता चला कि ये भी एक संयुक्त व्यंजन ही होता है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ 4 को काउंट करके चल रहे हैं। ठीक है, 52 में। ठीक है, क्यों ये नहीं होता, क्योंकि इनका दोनों रूप है, जो द, आधा द प्लस य दोनों ही मान्य है। ठीक है, मानक हिंदी में। उसके बाद हमने क्या करे, हमने 5 वर्ग करे और नासिकीय ध्वनियों को पहचानने का प्रयास किया।
उसके बाद नेक्स्ट देखो वर्णों के हमने प्रकार करे, प्रकार करते हुए हम स्पर्श व्यंजनों तक पहुंचे। अतिरिक्त 2 हमें व्यंजन मिले जिसको हमने द्विगुण व्यंजन पढ़ा है। उसके बाद अत्य सथ व्यंजन मिले, ऊष्म व्यंजन मिले, संयुक्त, और हमने ये पढ़ा कि संयुक्त व्यंजन किन 2 व्यंजनों के मेल से बने, एक आधे व्यंजन से और एक पूरे व्यंजन से, और वो कौन कौन से व्यंजन है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट हमने करा वो क्या है, इसका हमने उच्चारण स्थान देखने की कोशिश की। हमने ये देखा यहाँ पे कि जो नासिक्य ध्वनियाँ होती हैं वो 5 होती हैं, वो नासिक्य तो है ही, साथ में स्पर्श भी हैं और अलग अलग कैटेगरी में, जैसे मूर्ध्य, दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य,